हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी विद विपिन। स्वागत है आप सभी का तैयारी विद विपिन में। सो ज्योमेट्री खत्म कर ली, अलजेब्रा खत्म कर ली। अब हम आगे आ चुके हैं मेंसुरेशन पे। और ये आपका वो टॉपिक है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे टेट के प्राइमरी या जूनियर का एग्जाम देने चले जाओ, या आप सीटेट के प्राइमरी या जूनियर का एग्जाम देने चले जाओ, या फिर आप सुपर टेट का एग्जाम देने चले जाओ, और इसके अलावा बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल, हर एक जगह ये टॉपिक आपका पूछा जाता है। तो आज ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 1 है। मेंसुरेशन के मैं टोटल आपको 5 से 6 क्लासेस दूंगा। कितनी क्लासेस आपको, कितनी वीडियोस मिलेंगी? मिनिमम 6 वीडियोस तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और इन 6 क्लासेस में मैं बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते हुए आपको उस लेवल तक लेके चलूंगा जो आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये वो क्लासेस हैं जो आप में से अगर कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और वहां पे मैथ पूछी जाती है, तो आप आराम से इस टॉपिक को, इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। इन्हीं सब बातों के साथ मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोग बाद में देखेंगे, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को मेरा गुड इवनिंग। रात के 9 बजे आप सबको पता है कि डेली ये क्लास होती है। 9 बज चुके हैं और अपने शेड्यूल टाइम पे हम इस क्लास को आपके सामने लेकर आ चुके हैं। आपको ये भी पता होगा कि डेली रात को 8 बजे यूपी ट्रिपल एससी पेट की डीआई वाली क्लास की मैं सीरीज जो है बहुत ही धड़ल्ले से और बेस्ट कंटेंट के साथ मैं आपको वो क्लास भी दे रहा हूं। तो ये दोनों क्लासेस जो हैं वो आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपका आगे पेट का एग्जाम है, डेफिनेटली आपका 20 में से 20 मार्क्स कवर होगा। और अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके मैथ वाला सेक्शन में कहीं नहीं जाने दूंगा। इस महीने तो नहीं, बट अगले महीने से मैं मैथ्स पेडागोगी वाली क्लास भी आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। दोनों क्लासेस आपके साथ चलेंगी। ठीक, कंटेंट वाली ये इधर चलेगी चलेगी, इसके अलावा पेडागोगी वाली जो क्लास है वो भी मैं आपके साथ में लेकर चलूंगा। तो चलिए फिर इन्हीं सारी बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक, जो कि हमारा मेंसुरेशन का है। आप सबको पता है कि मेंसुरेशन में हम पढ़ते हैं 2D और 3D। तो ये 2D 3D क्या होता है, 2D पे कितने केस पॉसिबल हैं और उन पॉसिबल केसेस से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, 3D से कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे और उन केसेस से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन्हीं सारी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेंसुरेशन में सबसे पहले हमें क्या समझना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो मेंसुरेशन पे आप 2D और 3D का केस पढ़ते हो, बेसिकली ये है क्या। हम सब जानते हैं कि मेंसुरेशन के दो टाइप बताए गए हैं, एक कहा जाता है 2D और एक कहा जाता है 3D। बेसिकली ये D जो है, इस 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल। एक एक बात को ध्यान से समझना। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और अगर बात 3D की आएगी तो इसका मतलब होता है 3 डायमेंशनल। आपको ये तो पता ही होगा कि डायमेंशन का मतलब होती है विमाएं। अब ये बेसिकली कुछ और नहीं है। इस 2D को हिंदी में कहा जाता है द्विविमीय। क्या कहा जाता है? द्विविमीय। और ये जो 3D है, इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिविमीय। अब इनके नाम पे ही आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि आखिर ये 2D और 3D है क्या। हम ये कहेंगे कि ऐसी जितनी भी आकृतियां जो दो विमाओं पे आधारित होती हैं, वो सारी हमारी 2D कहलाती हैं। और ऐसी जितनी आकृतियां जिनको बनाने के लिए या जिनको समझने के लिए 3 विमाओं की आवश्यकता होती है, वो त्रिविमीय कहलाती हैं। अब आप कहोगे सर द्विविमीय त्रिविमीय तो हम समझ गए कि भाई दो विमाओं पर आधारित है तो दो विमीय, त्रिविमीय का मतलब 3 विमाओं पर आधारित है। बट वो आकृतियां हैं कौन कौन सी? तो इस बात को आप ऐसे समझो कि मान लो आपके पास एक ये एक्स एक्सिस है और आपके पास एक ये वाई एक्सिस है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक त्रिभुज बनाना है, तो आपका सवाल, मेरा सवाल जो है, आपका जवाब क्या होगा कि सर अगर त्रिभुज बनाना है तो ये ऐसे एक लाइन खींच दें। ये देखिए, यहां से यहां तक एक भुजा, यहां से यहां तक एक भुजा, ये तीसरी भुजा, 1 2 3 भुजाएं हो गई, त्रिभुज बन गया। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो इस त्रिभुज को बनाने के लिए हमको दो विमाओं की जरूरत पड़ी, एक तो इस विमा y की और दूसरी इस विमा x की। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं आयत बनाओ, तो आप क्या करोगे? एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, एक ऐसे ड्रॉ कर दोगे और आप कहोगे सर आयत बन गया। अगर मैं आपसे कहूं वर्ग बनाओ, तो आप इधर जितना बराबर चलोगे उतना ही बराबर इधर भी चलोगे, उसके बाद दोनों को आपस में मिला दोगे, आप कहोगे सर वर्ग बन गया। मैं अगर आपसे कहूं सर्कल बनाओ, आप इसको केंद्र मारोगे और एक सर्टेन डिस्टेंस का क्या करोगे? चाप लेके घुमा दोगे, आप सर्कल बना लोगे।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी विमाएं हैं, ये जितनी भी आकृतियां हैं, कौन कौन सी आकृतियां, मैंने त्रिभुज की बात की, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, बस मुंह से बोल रहा हूं। त्रिभुज की बात मैंने की, मैंने आयत की बात की, मैंने वर्ग की बात की और मैंने वृत्त की बात की। अगर मैं इन चीजों को लिख दूं तो आपको यहां से एक बात और क्लियर हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो जाएगी? कि आपको त्रिभुज के बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, आपको आयत के बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, आपको वर्ग के बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, आपको वृत्त के बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। अब ये जो आयत और वर्ग है ये चतुर्भुज की श्रेणी में आते हैं, तो और भी कई सारे चतुर्भुज हैं, उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे समलंब चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया। तो ये सारी बातें क्या है, आगे की जो आपकी बातें हैं, वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप हर एक बात को सीखते और समझते चलेंगे। अभी जो मैं समझा रहा हूं बस उस बात को ध्यान से समझो। 2D समझ में आया कि ये जितनी भी आकृतियां हैं वो चाहे कोई चतुर्भुज हो, चतुर्भुज में चाहे आयत हो या फिर वर्ग हो, वो चाहे वृत्त हो, वो चाहे त्रिभुज हो, इन सब को बनाने के लिए हमको केवल और केवल दो विमाओं की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये 2D के अंदर आता है, ये द्विविमीय आकृतियां हैं। जब बात आएगी 3D केस की, तो 3D केस कुछ एडवांस नहीं है। ये आपकी एक एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस। अब यहां पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, समझना बस आपको इतना है कि एक्स वाई जेड में अब आपको नोटिस करने वाली बात यह है कि सिंपल सी बात है, ऐसी जितनी भी आकृतियां होंगी जिनको बनाने में एक्स वाई और जेड तीनों विमाओं की जरूरत पड़ेगी, वही आपकी 3D कहलाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको घन बना के दिखाता हूं। जैसे क्यूब बनाना होगा तो क्या करोगे, क्या इतना करने से क्यूब बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब अगर इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी तो देखो अब आराम से आप क्यूब बना सकते हो। यानी कि इस क्यूब को बनाने के लिए हमको एक्स की भी हेल्प लेनी पड़ी, हमको वाई वाली विमा का भी हेल्प लेनी पड़ी, हमको जेड वाली विमा की भी हेल्प लेनी पड़ी। तो चाहे वो आपका घन हो या फिर घनाभ हो, घन और घनाभ में फर्क क्या है ये भी हम आगे की क्लास में समझेंगे। घन और घनाभ के साथ चाहे वो आपका बेलन हो और या फिर शंकु हो, और एक आकृति और है जो आपको पढ़नी है, वो है गोला। ये 5 बातें यहां से और 5 बातें यहां से, ये अगर आपको पता लग गई तो टोटल कितनी, टोटल 10 बातें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये 10 आकृतियां हैं क्या, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनका एरिया कैसे निकलता है, इनका पेरीमीटर कैसे निकलता है, अगर ये आपको पता लग गया तो मेंसुरेशन के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी मेंसुरेशन, वो चाहे 2D की बात करें वो चाहे 3D की बात करें, फार्मूले पे बेस्ड है। आकृति समझिए, उसका फार्मूला समझिए। अगर एग्जाम में आपको फार्मूला याद रहा तभी आप उस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाओगे। अगर फार्मूला ही भूल गए तो फिर आपसे वो क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपके फार्मूले पे ही बेस्ड है। तो चलिए फिर एक एक करके, सबसे पहले 2D से स्टार्ट करते हुए, क्योंकि आज हम मेंसुरेशन के 2D को ही डिस्कस करेंगे। पहले 2D के सारे केसेस को समझो, फिर 3D के सारे केसेस को समझो, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो पूरी तरीके से डिपेंड है आपकी 2D पे, यानी कि द्विविमीय जितनी भी आकृतियां हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो आकृतियां कौन कौन सी हैं, उनका परिमाप कैसे निकलेगा, उनमें विकर्ण होगा कि नहीं होगा, उनका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इन सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज की हमारी क्लास की पहली स्लाइड पे, जहां पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में। अब ट्रायंगल के बारे में आप सब जानते हो, लेकिन मैं अगर कहूं कि आपको अधूरी इंफॉर्मेशन पता है, अभी मैं जितनी बातें बताऊंगा उसमें से चाहे कोई एक बात ही ऐसी होगी जो आपको नहीं आती होगी, या फिर अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आज आप उस चीज को भूल चुके होंगे। तो वो सारी चीजें आज मैं कवर कराने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये कि जब भी त्रिभुज के प्रकार की बात आती है तो हमेशा आप बुक्स में देखते हो, और हर इंसान भी यही पढ़ाता है कि त्रिभुज को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया। कैसे? एक उनके कोण के आधार पे, एंगल बेस, दूसरा उनकी भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे आप पढ़ते ही हो कौन कौन सा, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सब आप पढ़ते ही हो। और अगर हम बात करें भुजा के आधार पे, तो भुजा के आधार पे भी हम 3 टाइप पढ़ते हैं, और यहां पे भुजा के आधार पे ही हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे क्षेत्रफल निकालना है। और एंगल बेस आपको नॉलेज होना चाहिए, वो आपका ज्योमेट्री का पोर्शन है। कभी मौका मिला तो वो तो पढ़ाऊंगा ही, मौका क्या आगे मिलना ही मिलना है, पढ़ाना तो है ही। ज्योमेट्री में अभी मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन कैसे आते हैं ये करवाया, पॉलीगॉन की सही से क्लास दी। अभी एक क्लास स्पेशली मैं आपको त्रिभुज को दूंगा, वो त्रिभुज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी।
तो अगर ट्रायंगल को हम साइड के अकॉर्डिंग यानी कि भुजा के आधार पे तीन भागों में बांटें, तो उसमें से जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारा कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा जो हमारा त्रिभुज है ये है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हो, और स्केलेन ट्रायंगल ये हमारा तीसरा त्रिभुज है जिसको विषमबाहु ट्रायंगल कहा जाता है। यानी कि अगर हम इनके टाइप की बात करें तो ये कौन सा है, ये वो त्रिभुज है जिसको आप कहते हो समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के जो नाम है वो कुछ राक्षसों के हिसाब से नहीं है, जैसे रामायण और महाभारत में राक्षस होते थे समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, है ना। तो ऐसी थोड़ी सी फीलिंग आती है, बट कोई नहीं, ये आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। अभी मैं एक एक को एक्सप्लेन भी करूंगा कि आखिर ये होते क्या है। ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरे की अगर बात करें तो ये है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, मैं अगर बात करूं समबाहु त्रिभुज की, तो देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज कहता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हों, इसीलिए इसका नाम भी है समबाहु। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं। समान भुजाओं वाला एक त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कहने का मतलब कि अगर एक भुजा की लंबाई a होगी तो दूसरी भुजा की भी लंबाई a होगी और तीसरी भुजा की लंबाई भी a होगी। प्रत्येक भुजा की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु। सम समान, द्वि दो, बाहु भुजाएं, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये भुजा और ये भुजा आपस में इक्वल है और ये भुजा थोड़ी सी बड़ी है, तो अगर इस बेस को मैं b कंसीडर कर लूं कि इस भुजा की नाप b है, तो ये दोनों भुजाएं अगर मैं a मान लूं, क्यों दोनों a होंगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। तो ये दो भुजाएं आपस में इक्वल है और एक भुजा इक्वल नहीं है, इसीलिए इसका नाम समद्विबाहु है। विषमबाहु की बात करें तो एक भुजा अगर आप a मानोगे, दूसरी अगर b मानोगे, तो तीसरी हमको c माननी पड़ेगी, क्योंकि विषम का मतलब होता है ऑड, यानी कि यहां पे जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। विषम का मतलब भिन्न भी होता है। भिन्न का मतलब इस बात से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। ये तो हमने जान लिया कि समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु होता क्या है। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे इनके क्षेत्रफल यानी कि एरिया की, और हम बात करेंगे इनके पेरीमीटर यानी कि परिमाप की। पेरीमीटर जिसको आप हिंदी में परिमाप कहते हो, एरिया जिसको आप हिंदी में क्षेत्रफल कहते हो। तो हम क्षेत्रफल और परिमाप की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब भुजा क्या है, भुजा हमने a माना था, a स्क्वायर कर दिया। परिमाप का सिंपल सा मतलब होता है, परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब मेजरमेंट, यानी कि किसी भी आकृति को चारों तरफ से माप लो, बाहर बाहर जितना आएगा वही परिमाप होगा। अब यहां देखो इस त्रिभुज की बात करें, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहां से यहां तक a, आपने कहा ठीक है सर, फिर यहां से यहां तक a और फिर यहां से यहां तक a, यानी कि तीनों भुजाओं को अगर आपस में मापोगे तो a आपका 3 बार है, तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि परिमाप आपका 3a होगा। डन, कोई समस्या परेशानी नहीं होने वाली। समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है ये कहता है कि अगर हमारा एरिया आपको निकालना होगा तो इसके एरिया का फार्मूला होता है a/4 √4b² - a²। और अगर परिमाप की बात करें तो सबको आपस में ऐड करेंगे, a 2a और b 2a + b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a + b हो जाएगा। विषमबाहु की अगर हम बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज का जब आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √s s - a s - b s - c। और परिमाप कितना होता है, परिमाप तो आपको पता है कि तीनों को आपस में ऐड कर दोगे परिमाप निकल आएगा ab और c। तो abc आपस में जो ऐड कर दोगे परिमाप होगा, लेकिन फार्मूला क्या होता है विषमबाहु का, √s s - a s - b s - c।
अब यहां पे S क्या है, मेरे पीछे आ रहा है क्या फार्मूला, मैं एक काम करता हूं अपने आप को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, अब सही है। अगर यहां पे इस S की बात करें तो ये S होता है हमारा अर्ध परिमाप, क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इस S को हम अर्ध परिमाप कहते हैं और ये अर्ध परिमाप किसके बराबर होता है भाई, पूरा परिमाप अगर a प्लस बी प्लस सी है तो आधा करने के लिए बटे 2 कर देंगे। इतनी बात में कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आप कहोगे सर आप हर एक त्रिभुज के लिए अलग अलग फार्मूला बता रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला कब लगाना है, तो त्रिभुज की पहचान से तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो इसका मतलब विषमबाहु है, हीरोस फार्मूला लगा दो। ये वही फार्मूला है जिसको हीरोस फार्मूला भी कहा जाता है। आपने 9th 10th में या फिर 11th 12th में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा और पढ़ा होगा। दो भुजाएं बराबर होंगी, एक अलग होगी तो समद्विबाहु वाला केस अप्लाई कर देंगे, तीनों भुजाएं इक्वल होंगी समबाहु का केस अप्लाई कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अब मैं आपको बताता हूं क्या, मैं आपको बताता हूं त्रिभुज का एक जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज की अगर हम बात करें और उस त्रिभुज का हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको फाइंड करने के लिए एक जनरल फार्मूला भी है। और वो जनरल फार्मूला क्या कहता है, तो वो जनरल फार्मूला कहता है 1/2 गुणे बेस, बेस जिसको आप कहते हो आधार, गुणे हाइट, HEIGHT जिसको आप कहते हो ऊंचाई। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और फार्मूला है 1/2 गुणे आधार और गुणे कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। अब आप कहोगे सर इसका यूज कब करना है, तो एक बात ध्यान से सुनना, कभी भी अगर आपको नॉर्मली कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें त्रिभुज का आधार आपको बता दिया जाए, जिसमें त्रिभुज की ऊंचाई आपको बता दी जाए और आपसे पूछा जाए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको अप्लाई कर दो किस पे, इस फार्मूले पे। दूसरी बात, पीछे मैंने आपको जितने भी फार्मूले बताए हैं वो सारे ही फार्मूले आपके इसी फार्मूले से ही मिलके बने हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से ही। यही जनरल फार्मूला है, इसी से वो सारे फार्मूले निकले हैं, वो चाहे आपका समबाहु वाला हो, चाहे समद्विबाहु वाला हो, चाहे विषमबाहु वाला हो। अब देखो, एक कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, हमें नहीं पता। हमसे क्वेश्चन ने कह दिया कि इस त्रिभुज का आधार जो है ये 12 सेंटीमीटर है। हमसे क्वेश्चन ने कह दिया कि इस त्रिभुज की ऊंचाई, अब त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है ये भी जान लो। त्रिभुज के शीर्ष से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, लंब, यही शीर्ष से बेस को मिलाने वाली जो रेखा है यही आपकी हाइट कहलाती है। मान लो आपको क्वेश्चन ने 6 बता रखा हो, तो अब ये त्रिभुज कैसा है, ये समबाहु है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु है, आपको इससे मतलब ही नहीं है। आपको ऊंचाई पता है, आपको आधार पता है, सिंपल से इस फार्मूले का यूज करके 1/2 गुणे 12 गुणे 6 कर दो और 36 आ जाएगा, अपना आंसर बता दो। तो कुल मिला के जनरल फार्मूला ये कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई आपको पता है, आसानी से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन अगर आधार और ऊंचाई नहीं पता है या दो में से एक पता है दूसरा नहीं पता है, तो उस केस में फिर त्रिभुज का टाइप क्या है वो आपके क्षेत्रफल को निकालने में आपकी मदद करेगा। समबाहु है तो समबाहु वाला, विषमबाहु है तो विषमबाहु वाला और समद्विबाहु है तो समद्विबाहु वाला। उम्मीद है इन सारी ही बातों में कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले फिगर पे और अगले फिगर को बखूबी समझते हैं। डन, बहुत ही प्यार से आराम से मैं एक एक बात आपको समझाता चल रहा हूं। सबसे ज्यादा आपके जो पॉसिबल केसेस थे वो त्रिभुज में ही थे, बाकी अब तो सब जितने भी आगे बातें आएंगी वो सारी आप अच्छी तरीके से जानते हो और समझते हो। अगली बात जो हमको करनी है वो करनी है रेक्टेंगल। इसी रेक्टेंगल जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, उसको आप हिंदी में कहते हो आयत। क्या कहते हो, आयत कहते हो। आयत की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है, आयत कहता है एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी कि अगर ये लंबाई है और इसको आप L कंसीडर कर लो, तो ये जो सामने वाली भुजा है ये भी आपकी L होगी। अगर ये चौड़ाई है इसको आप B कंसीडर कर लो, तो ये सामने वाली भुजा ये भी आपकी B ही होगी। तो आयत की सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या, एक तो आमने सामने की भुजा बराबर, दूसरी प्रॉपर्टी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है।
प्रत्येक कोण कितना होता है, प्रत्येक अंतःकोण ये 90 डिग्री का होता है। अब सबसे पहले आयत में आपको क्या पता होना चाहिए, तो एरिया कैसे निकालते हैं। सिंपल सी बात, कभी भी अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, ए गुणे बी, ये आपका एरिया निकल गया। अगली बात परिमाप, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। देखो जब सबको ऐड करोगे तो L भी 2 बार ऐड होगा, B भी 2 बार ऐड होगा, तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 टाइम्स L प्लस B, ये फार्मूला है आपके पेरीमीटर का। अगली बात जो है वो आपकी होगी विकर्ण की, विकर्ण जिसको आप डायगोनल कहते हो, इसी को हिंदी में भी मैं लिख देता हूं डायगोनल, जिसको हिंदी में कहा जाता है विकर्ण। डायगोनल की अगर बात करें तो देखो ये है आपका डायगोनल, ये एक शीर्ष से नीचे वाले इस शीर्ष को मिलाने वाली ये रेखा, यही तो आपका विकर्ण का काम कर रही है। अब ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो क्यों ना यहां पे पाइथागोरस लगा दिया जाए। लंब है b, आधार है l, कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस क्या कहता है भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये तीन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सारी ही बातें आपकी आसान है और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप कभी नहीं भूलोगे, आपको हमेशा ये चीजें याद भी रहेंगी। डन, ये तो बात हो गई आयत की। आयत में आपको ये तीन बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी होंगी और ये तीन बातें अगर आपको ध्यान है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आयत के ही कॉन्सेप्ट पे आपका वर्ग चलता है, बस फर्क इतना है कि आयत और वर्ग में देखो सिमिलरिटी तो है ही कि इसका भी प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन फर्क यह है कि आयत कहता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग कहता है प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। एक भुजा को अगर मैं ए कंसीडर करूंगा तो दूसरी वाली भुजा भी हमारी ए होगी, तीसरी वाली भुजा भी हमारी ए होगी और चौथी वाली भुजा भी हमारी ए के बराबर ही होगी। अब यहां पे अगर सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अरे जब लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर ही है तो ए का ए से गुणा करने पे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर होता है। ये आपके सामने रहा। अगर हम परिमाप की बात करें पेरीमीटर की, भाई ए को जोड़ोगे कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4a हमारा परिमाप होता है पेरीमीटर। अगली बात आती है डायगोनल की, जिसको आप कहते हो विकर्ण। अगर हमें विकर्ण की बात करनी होगी तो यहां पे पाइथागोरस लगाओगे तो देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाएंगे तो ये अंडर रूट 2a स्क्वायर बनाएंगे, या फिर आप कह सकते हो a बाहर आएगा गुणे रूट 2 हो जाएगा। तो डायगोनल की अगर बात करें, विकर्ण की बात करें, तो वर्ग का जो विकर्ण है वो भुजा गुणे अंडर रूट 2 के बराबर होता है। ट्रायंगल का केस समझा दिया, वर्ग समझा दिया, आयत समझा दिया। तीन केस और हैं जो आपको समझने हैं, वो है आपके क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के। पहला है आपका पैरेललोग्राम, जिसको आप कहते हो समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हो, समांतर चतुर्भुज कहते हो। अब समांतर चतुर्भुज क्या है, पहले इसके बारे में समझ लो। समांतर चतुर्भुज कहता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो भुजा एडी है ये बीसी के पैरेलल है ना, एडी ये समांतर का चिन्ह होता है, पैरेलल है बीसी के। और आप कह सकते हो कि ये जो AB है ये पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। समांतर भुजा का मतलब ये है कि ये भुजाएं कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। तो पहचान क्या है कि भाई आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये तो समझ में आ गया। ये B से इस पॉइंट को मिलाने वाली ये रेखा जो है ये हमारे इस चतुर्भुज की ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इसको हम H के नाम से जानते हैं। अब एक बात आप और समझिएगा, वो समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इस भुजा को A के बराबर मान लूं और इस भुजा को अगर मैं B के बराबर मान लूं, कौन से भुजा को, ये भुजा जो है आपकी B के बराबर मान लूं, तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का अगर कभी हमको एरिया निकालना पड़ गया तो एरिया कहता है आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज कहता था 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन एरिया कहता है कि आधार, समांतर चतुर्भुज का एरिया कहता है आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आधार a और ऊंचाई h का अगर गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एरिया। एरिया के बाद अगली बात अगर हम परिमाप की करें तो परिमाप इसका उतना ही होगा जितना कि आपका
आयत का होता था। भाई ए है तो ऊपर ये भी ए रहने वाला है, और बी ये है तो ये भी आपका बी रहने वाला है। सबको ऐड करेंगे तो ये भी आपका 2 टाइम्स ए प्लस बी के इक्वल ही रहने वाला है। तो ये आपके परिमाप का फार्मूला हो गया। परिमाप के अलावा और यहाँ पे कोई तीसरी बात आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो आपको एरिया और परिमाप पता होना चाहिए। अगली बात करेंगे रोम्बस। रोम्बस जिसको आप कहते हो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की खास बात यह है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब आपके मन में तुरंत एक बात आएगी, अरे सर चारों भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती हैं, तो फिर इसमें और वर्ग में फर्क क्या है? फर्क यह है कि वर्ग का प्रत्येक अंताकोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यहां पे प्रत्येक अंताकोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इनके जो विकर्ण हैं, एक विकर्ण को अगर मैं D1 कंसीडर कर लूं और एक विकर्ण को अगर मैं D2 कंसीडर कर लूं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका केंद्र है, इस केंद्र पर विकर्ण दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि केंद्र के एक तरफ वाले विकर्ण कितनी होगी, यानी कि ये होगा D1/2, ये भी होगा D1/2, इसी तरीके से ये हो जाएगा D2/2 और इधर भी होगा D2/2। यानी कि केंद्र पे क्या होता है, ये विकर्ण दो बराबर भागों में आपस में डिवाइड हो जाता है। अब चलिए फटाफट और एक प्रॉपर्टी, ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। पहली बात हम बात करते हैं एरिया की, कि अगर कभी भी रोम्बस का एरिया निकालना होगा तो सिंपल सा फंडा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी कि विकर्ण निकाल लेना, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल कर देना और आपको रोम्बस का एरिया पता चल जाएगा। परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे जब सारी भुजाएं ए हैं, सबको ऐड करने पे 4a आएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको परिमाप पता होना चाहिए, आपको एरिया पता होना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि D1 और D2 आपके विकर्ण हैं। अगर आप जानना चाहो तो एक बात और बता दूं, ये जो भुजा ए है, जिस भुजा की बात हो रही है, जो भुजा हमारी ए है, ये किसके बराबर होती है? भुजा ए का मान बराबर होता है 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये आता कहां से है? कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि विकर्ण 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। अगर ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं तो पाइथागोरस लगा दो। ये D1/2, ये D1/2, ये a है, तो जब पाइथागोरस लगाओगे तो यही तो बनेगा, a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर बटे 4 प्लस D2 स्क्वायर बटे 4। तो यहां से 4a स्क्वायर, पूरी मिला के बात वही आने वाली है। ठीक है, a के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे, अंडर रूट लग जाएगा, 2 नीचे से बचेगा, ऊपर D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यूज वही पाइथागोरस का हुआ है। ये तीन बातें हैं जो आपको यहां पे ध्यान रखनी होंगी। पहली आपकी एरिया, दूसरा आपका परिमाप और तीसरा आपका भुजा और विकर्णों का आपस में क्या रिलेशन होता है। एक और बात करेंगे लास्ट में समलंब त्रिभुज की। समलंब त्रिभुज की भी बात कर लेते हैं। देखो समलंब त्रिभुज क्या है, इस बात को भी समझो। पहली बात एक ही लाइन मैंने खींची है, एक लाइन में और ड्रा कर देता हूं। ठीक, चलो कोई बात नहीं। ये इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। चारों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो या फिर चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सा एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। इस डी से हमने इस रेखा को मिला दिया, ये हाइट यानी कि ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रही है। बस एक चीज हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ए और बी है ये आपस में समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी ए और बी का मतलब आप ए और बी ना कहो, यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ये ए है और सी कह लो। ये जो ए है ये पैरेलल है किसके? सी के। ठीक है, ए का मतलब ए बी। अब यहां पे अगर समलंब चतुर्भुज की बात करें और आपको एरिया निकालना होगा तो एरिया का सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं ए और सी है तो दोनों को आपस में ऐड कर दो, गुणे उनके बीच की दूरी जो कि h है, आप h ले लो। तो बस सिंपल सा इतना ही करना था। यही आपका क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है। बाकी पेरीमीटर यहां कभी आज तक पूछा नहीं गया, तो एरिया ही आपको ध्यान रखना होगा। एक और केस लेते हैं, लास्ट केस, जो कि आपके सर्कल का है। सर्कल के बारे में वैसे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये हमारी सर्कल का केंद्र है O। केंद्र से एक तरफ सर्कल की परिधि को छूने वाली जो ये आपकी रेखा है, टच करने वाली जो रेखा है, ये रेडियस कहलाती है, जिसको आप R कहते हो। केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है, अगर ये भी R है तो R और R डायमीटर बनाता है।
डायमीटर जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, जिसको आप हिंदी में व्यास कहते हो, और ये व्यास किसके बराबर होता है, ये व्यास जो है वो 2r के बराबर होता है। व्यास जिसको आप d कहते हो, d बराबर 2r के इक्वल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात आपको ये पता होनी जरूरी है कि परिमाप कितना होता है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, जहां पे r रेडियस है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ये दो बातें आपको यहां से भी पता होनी चाहिए। अब आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने इन सारी आकृतियों को बेहतर तरीके से समझा। आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन तो हमने लगाए ही नहीं, लेकिन वाकई में आज की ही क्लास में, इसी क्लास से आप 20 से 25 क्वेश्चन लगा चुके हो। पेडागॉजी वाले सेक्शन में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज पता ही नहीं है तो फिर आप आंसर कैसे कर पाओगे। तो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही शानदार सेशन है ये आपके लिए। अब इस पूरे सेशन पे ये जितनी भी आकृतियां मैंने बताई, इन पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी की बात हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय। दोनों ही क्लासेस को भरपूर प्यार दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।